जैसे हम इंसान लोग एक कुछ तरह की बस्तियां या कॉलोनीज़ हम लोग बसाते हैं, वहाँ पर अलग अलग उसमें हम लोग डिवीज़न करते हैं. इन द सेम मैनर देर आर टोटल 118 एलिमेंट्स मैक्सिमम in our universe, and there is also a colony of these 118 elements, and this colony is called periodic table. दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पीरियोडिक टेबल. तो चलिए जल्द शुरू करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, क्लास 11. दिस इज एक्चुअली चैप्टर नंबर 3 and I am presenting the full chapter. जो शुरुआत में आप लोग चैप्टर पढ़ते हो तो थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल होता है. एक होता है कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, ज़रूरत क्या है क्लासिफिकेशन की. तो स्टडी सिस्टमेटिक हो जाए, तो ये तो बड़ा एक सिंपल सा जवाब है. स्टडी अगर सिस्टमेटिक करनी है तो हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा. इतने सारे मान लिया एलिमेंट्स हैं, मोर देन 100 एलिमेंट्स, और उनको अलग अलग हम अगर स्टडी करेंगे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड बोरिंग एज वेल. दिस इज वाई क्लासिफिकेशन इज मस्ट. एंड द सेकेंड पॉइंट गिवन इन बुक इज जेनेसिस. जेनेसिस मीन्स इसका जो हिस्टोरिकल पूरा बैकग्राउंड है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सोवेन न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, Dobereiner rights. You have already studied these topics in your class 10th और 9th. तो इसमें आप पढ़ चुके हो. तो अगर अब हम यहाँ से हम क्लास 11 की शुरुआत करें तो मेंडेलीव, और मेंडेलीव इनका जो है 2 एक्सेंट हैं, मेंडेलीव करके भी एक इनका होता है. आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये थोड़ा रशियन टच है और ये थोड़ा इंग्लिश टच है. तो इंग्लिश थोड़ी बहुत मुझे आती है, रशियन तो मुझे बिल्कुल नहीं आती है ना. तो ये जो है पहले हुआ कि मेंडलीफ ने अपनी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल दी, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन फंडामेंटल पीरियोडिक लॉ. सो दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट मेमोराइज इट. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो एटॉमिक वेट के, एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती हैं. उस बेसिस पर उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दी, लेकिन कुछ सालों तक चली वो. लेकिन उसके बाद आए सामने मोज़ले. मोज़ले ने 1913 में एक लॉ दिया अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, और वहाँ से ये प्रूव हुआ कि एटॉमिक नंबर इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स. इसके पहले माना जाता था कि एटॉमिक मास इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, लेकिन मोज़ले ने ये प्रूव कर दिया कि एटॉमिक नंबर होती है फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट की. ओके, तो ये इन्होंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया था मोज़ले ने. और उसके बाद पीरियोडिक टेबल का रूप बदल गया. एक जो टर्म आप लोग हमेशा एक देखते हो ना, पीरियड करके आता है, पीरियड. तो पीरियड जो टर्म है उसी से बना है पीरियोडिक टेबल. और पीरियड का मतलब होता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना चीज़ों को. जैसे कि हमने एलिमेंट रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा, यहाँ रखा. उसके बाद एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक एलिमेंट को अब आगे कब तक कितना ले जाएंगे, टेबल बनानी है तो फिर से हमें रिपीट करना पड़ेगा. तो इसके जो नीचे एलिमेंट रखा होगा उसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती होगी, यहाँ पर जो होगा उसके अपने ऊपर से मिलती होगी. तो यहाँ से नाम पड़ा मेंडलीफ के हिसाब से. ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड थी. दोनों लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट है. और यहाँ तक है, यहाँ तक एक एरा ख़त्म हुआ, क्योंकि अगर हम देखें तो ये बेस्ड इस पर भी थी और दूसरे बेस्ड थी बोरबरी स्कीम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोरबरी स्कीम का सहारा लिया जाता था. जाहिर है कि ये जो आपका लॉ है, ये दोनों लॉ हैं, ये एक समय तक चले. उसके बाद जो रेवोल्यूशन आया, ओ हो कमाल का रेवोल्यूशन आया आफ्टर श्रोडिंगर कॉन्सेप्ट एंड देन ऑफबाउ कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद केमिस्ट्री ज़बरदस्त तरीके से चेंज हो गई थी. हम एक दूसरे एरा में एंटर कर चुके थे, और उस एरा में हमको जो काम करना था उसमें हमको इस बात का ध्यान रखना था
कि सारा रूप रंग बदल गया और अब वो पीरियोडिक टेबल आई जो हमको पढ़नी है, जिसको कि लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। देखो, दिस इज बेस्ड ऑन नंबर 1 Aufbau configuration and number 2 मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। दोनों पे ये बेस्ड है, Aufbau प्रिंसिपल पे भी बेस्ड है और मॉडर्न पीरियोडिक। Aufbau कॉन्फ़िगरेशन में हमें पता है कि एलिमेंट का जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें उनके एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज़ें कवर होती है। बट मेनली इट डिपेंड ऑन Aufbau कॉन्फ़िगरेशन, यानी इस पीरियोडिक टेबल के लिए आपको ज़रूरत है Aufbau कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आपको उसका डिटेल आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो आप आई लिंक पे जाके देखिए और या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो आपको उससे रिलेटेड डिटेल मिल जाएगा। ओके, क्योंकि बिना उसके इस टेबल को आप लेके नहीं चलेंगे। और जो बात इसके बारे में थी कि इसमें एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया था 4 ब्लॉक्स में, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। पहला ब्लॉक एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन is found in NS सबशेल, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, NS में जाता है। ठीक है, NS में जाता है। N का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाईएस्ट वैल्यू जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की होती है उसको हम n से डिनोट करते हैं, तो आखिरी शेल के s सब शेल में एंटर करेगा तो s ब्लॉक। अब भैया अगर उसी तरीके से हमने बना दिया p ब्लॉक, तो p ब्लॉक में क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा np सब शेल में, n का मतलब लास्ट हो गया। और d ब्लॉक सब कुछ सिमिलर डेफिनेशन, d ब्लॉक में n-d सब शेल में। अब आप क्या लिखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन n-1 d सब शेल वेयर n इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n वैलेंस शेल को शो कर रहा है तो n-1 करेगा सेकेंड लास्ट शेल को, यानी वैलेंस शेल के पहले वाले शेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद d नंबर पे हमारा आया f ब्लॉक। f ब्लॉक में हुआ n-1 टू f सब शेल। अब ये जो है मतलब थर्ड लास्ट शेल में एंटर किया। देखो ये एक आप टर्म याद रखो, ये काम का है। देखो n वैलेंस शेल n-1 इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल और n-2 को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। और भाई मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अगर आप लोगों में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अच्छी बात नहीं है, आप सब्सक्राइब करो तुरंत जाके और रेड वाला आइकन भी प्रेस करो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आप लोगों को सबसे पहले मिले। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, अगर अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ठुकरा के फेंक दो उसको। अब आप देखिए ये मैंने आपको ये 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। ये अब तक की बेस्ट पीरियोडिक टेबल है विच इज़ बेस्ड ऑन Aufbau कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको इसके बारे में कुछ ब्रीफली कुछ हमें पॉइंट जानने पड़ेंगे। मतलब कहने का है कि इसमें कितने पीरियड हैं, कितने ग्रुप हैं, क्या है, कैसे है, तो मैं आपको जल्दी से उस बारे में भी बता देता हूँ। इस चैप्टर को आप 2 फेज़ में बांट लीजिए। एक फेज़ में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे फेज़ में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं अगर पॉइंट्स के बारे में लिखूँ तो देखिए
नंबर 1 देखिए, पीरियोडिक टेबल को ऐसे 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 कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है ना। ये वाली जो होती है, ये वाली, ठीक है, इनको बोलते हैं हॉरिजेंटल रोज। ये हैं हॉरिजेंटल रोज, और जो ऊपर से नीचे जा रही हैं ये हैं वर्टिकल कॉलम्स। लेफ्ट टू राइट जाएंगी हॉरिजेंटल रोज, ऊपर से नीचे आएंगी वर्टिकल कॉलम्स। तो इनको पीरियोडिक टेबल को उसमें डिवाइड किया गया। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको कहते हैं आर कॉल्ड, उनको हम कहते हैं पीरियड्स, उनको कहते हैं हम पीरियड्स, पहली बात। दूसरी बात, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स 7। इस तरीके के 7 पीरियड है, पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। आप पीरियोडिक टेबल खोल लीजिए, बुक खोलिए आप, उसमें आपको ये 7 टोटल आपको पीरियड नजर आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 है। ठीक, ये आपका अब पीरियड के बारे में बात हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पे वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप्स, ठीक है, ऊपर से नीचे वालों को ग्रुप्स बोलते हैं। और ईच ग्रुप कंटेन्स एलिमेंट्स हैविंग सेम वैलेंस शेल, so similar chemical properties। क्योंकि वैलेंस शेल सबके सिमिलर होंगे तो इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी जो एक ही ग्रुप में रखे गए हैं। उनमें एक खास बात ये होती है, पीरियड वाले सिमिलरिटी नहीं शो करते हैं लेकिन ग्रुप वालों में सिमिलरिटी शो होती है। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना हो तो भैया आपके पास बुक है। मैं हमेशा कहता हूँ 60 से लेकर 90% वाले स्टूडेंट मेरे वीडियोस को देखें। क्यों? अगर जिनको 90 के ऊपर चाहिए तो खुद काम कुछ उनको खुद करना पड़ेगा। यूट्यूब के वीडियो उनको मदद नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा आप इस बात को। 60 to 90% के लिए आप मेरे पास आइए, ईमानदारी से मैं आपको काम बताता हूँ, सरल करके मैं आपका काम तैयार करवाता हूँ। अब आपको इसमें क्या है, हॉरिजेंटल रोज है उनको पीरियड कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं, और हर एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास सेम वैलेंस शेल होते हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 होते हैं भैया। मैक्सिमम जो है जो ग्रुप है नंबर ऑफ वो है 18, टोटल 18 ग्रुप है। अब देखिए 4 मैंने आपको ब्लॉक बताए थे, मैंने आपको 4 ब्लॉक बताए थे। अब आप देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे एस ब्लॉक है। अब पूछा गया कि भैया इसमें कितने ग्रुप हैं। अब हमने याद किया, अब हमने कहा एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो बोला हमने भैया 2 ग्रुप हैं इसके अंदर, 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं। एक जो तुम्हारा ग्रुप होता है वो तुम्हारा ग्रुप 1 है और एक तुम्हारा ग्रुप 2 है, 2 ग्रुप होते हैं उसके अंदर। अब बोला कि इसके कॉन्फ़िगरेशन से क्या है, बोला जिसके लास्ट में S1 आ जाए वो ग्रुप 1 है, और जिसके लास्ट में S2 आ जाए वो ग्रुप 2 है। जिसके लास्ट में S1 आ जाए वो ग्रुप 1 है, और जिसके लास्ट में S2 आ जाए वो ग्रुप 2 है। उसके बाद 2 ग्रुप हमारे हो गए। उसके बाद हम बात करें कि पी ब्लॉक। हमको पता है कि पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं पी सब शेल में, तो इसके अंदर 6 ग्रुप्स होंगे, इसके अंदर 6 ग्रुप्स होंगे। अब कौन कौन से ग्रुप होंगे? अब इसका ग्रुप जो शुरू होगा वो 13 से शुरू होगा, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब किसी ने पूछा कि तुम पहचानोगे कैसे कौन सा किस में ग्रुप में है, तो भैया सीक्वेंस है P1, P2, P3, P4, P5 और P6। अगर लास्ट में P1 है तो ग्रुप 13, P2 है तो ग्रुप 14, P3 है तो ग्रुप 15,
इसी तरह के P4, P5 एंड P6। इससे आराम से आप पहचान लोगे। अच्छा, S ब्लॉक पहचानने के लिए लास्ट में S मिलेगा, और P ब्लॉक को पहचानने के लिए लास्ट में P मिलेगा, और D ब्लॉक पहचानने के लिए लास्ट में D मिलेगा, और F ब्लॉक पहचानने के लिए लास्ट में F मिलेगा। इतनी सी बात है आपकी, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है। अब D ब्लॉक पे आइए। अगर लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन करें हम और लास्ट में D आ जाए, एंडिंग अगर D में हो तो वो D ब्लॉक एलिमेंट है। D ब्लॉक में टोटल मिला के आपको पता है कि D सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 रहता है, तो इसके अंदर आपके 10 ग्रुप होंगे, और वो ग्रुप शुरू होंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अच्छा, इसमें भी सीक्वेंस में D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10, ये आपका ऑर्डर होगा, ये D ब्लॉक हो गया। अब हम बात करते हैं F ब्लॉक की। तो भैया F ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में अलग से, नीचे से अलग से जगह बना के रखी गई है। S ब्लॉक अलग से बना के रखी गई है। F ब्लॉक में F में हमको पता है 14 है, लेकिन वो अलग रखी गई है। इसमें क्या होता है, 2 सीरीज़ होती हैं, 2 सीरीज़ होती हैं। एक होती है 4F सीरीज़, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़, और इनमें क्या होता है कि लास्ट में 4F आता है, और टोटल मिला के इसके अंदर 14 एलिमेंट हैं। तो 14 का एक रिलेशन तो मिल गया इसके साथ भी। S में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, इसीलिए S में 2 ग्रुप होता है। P में 6 होते हैं, इसीलिए 6 ग्रुप होते हैं। और D में 10 ग्रुप होते हैं, क्यों? क्योंकि D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और F ब्लॉक में 2 सीरीज़ होती हैं, 4F सीरीज़, लेंथेनॉइड सीरीज़, 14 एलिमेंट्स टोटल हैं, और एक होता है 5F सीरीज़। अगर लास्ट में 5F आ जाए, ये हमारी होती है एक्टिनॉइड सीरीज़। और इसमें कुल मिला के जो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं टोटल। तो ये S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक है। इसका तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा पूरा मटेरियल बना हुआ पड़ा है तुम्हारे सामने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ S, P, D, F ब्लॉक एलिमेंट्स, चारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार फिर से याद कर लीजिए कि ये बड़ा सरल सा काम है ये पता करना कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मगर कॉन्फ़िगरेशन शुड बी इन S, P, D एंड F मैनर। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में भैया कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। अब अगर लास्ट में S आ जाता है तो S ब्लॉक एलिमेंट, P आ जाता है तो P ब्लॉक एलिमेंट, D आ जाता है तो D ब्लॉक एलिमेंट, और अगर F आ जाता है तो F ब्लॉक एलिमेंट। इट्स वेरी वेरी ईजी। तो अब हमको थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी याद करनी है। कभी कभी 2 मार्क्स में, 1 मार्क में लिखने को आ जाता है, तो ठीक है। तो अब आप देखिए सबसे पहले S ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे। ऑल मेटल्स, इसमें सब भी सारे मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, मेटल्स होते हैं और लगभग सारे के सारे स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो ये S ब्लॉक पूरी तरह से मेटल से भरा हुआ है। टोटल इसके पास 2 ग्रुप होते हैं। ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 1 में देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, कुल मिला के 6 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। ये सारे के सारे एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। याद रखना एल्कली मेटल्स, क्योंकि इनके अगर हम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो वो एल्कली होंगे, यानी बेस की तरह काम करेंगे, इसीलिए इनको एल्कली मेटल बोलते हैं। ग्रुप सेकेंड में हम आएंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम एंड रेडियम। ये कुल मिला के 6 मेटल्स हैं। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। एक बात मैं और बता दूं, ग्रुप 1 में आप कहीं कहीं पर हाइड्रोजन लिखा हुआ भी पाओगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कहीं कहीं पर यहाँ पर हाइड्रोजन को भी शामिल कर लेते हैं। मैं गोले में कर देता हूँ इसको, कभी कभी हाइड्रोजन को भी शामिल कर देते हैं इसमें। अभी भी कुछ पुराने एडिशंस उठाओगे तो उसमें हाइड्रोजन लिखा होगा, हालांकि अब हाइड्रोजन को यूनिक एलिमेंट बनाकर उसको अलग पोजीशन दी गई है। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, क्योंकि ये एल्कलाइन नेचर के तो होते हैं, लेकिन साथ में ये अर्थ की तरह, मिट्टी की तरह, सॉइल की तरह होते हैं, नॉन फ्यूजिबल।
ये होते हैं नॉन फ्यूजिबल लाइक अर्थ, दिस इज वाई कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। इन सभी की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है फॉर ग्रुप 1। ग्रुप 1 के लिए सभी की वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, और अगर हम वैलेंसी +2 होगी फॉर ग्रुप 2 के लिए, ऑल रिएक्टिव मेटल्स विद लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई विल डिस्कस इट। इसको मैं अभी आगे आपको डिस्कस करता हूँ, आगे के पार्ट में इसी वीडियो में मैं आपको डिस्कस करता हूँ। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर ये आता है। अच्छा, लेकिन इनकी वैल्यू कम होती है और नेवर फाउंड प्योर इन नेचर, बहुत रिएक्टिव होते हैं भैया, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, इसलिए प्योर फॉर्म में कहीं पाए ही नहीं जाते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। किसी न किसी के साथ कंबाइन करके कुछ ना कुछ कंपाउंड बना ही लेते हैं। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर ज़्यादातर सभी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक नेचर के कंपाउंड इसके अंदर बनाते हैं। नाउ वी मूव ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता। इन द सेम मैनर इंडिया जैसे है, इंडिया में देखिए कितने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, थोड़ा बहुत मतभेद चलते हैं, लेकिन कुल मिला के अपनी कंट्री जैसी कोई कंट्री नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं साथ में। और इसी तरीके से पी ब्लॉक एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइड सभी रहते हैं। ये एक खास तरह का हिंदुस्तान की तरह पी ब्लॉक होता है। टोटल मिला के 6 ग्रुप होते हैं इसके अंदर, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सभी के लास्ट में पी आएगा, आपको मैं बता चुका हूँ, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। ग्रुप 18 की बात करें हम अगर इसमें लास्ट में, तो ग्रुप 18 में इनर्ट गैस ये सब आपके हैं, इनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं इनको, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। ग्रुप 17 के अंदर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एक आर्टिफिशियल एलिमेंट एस्टेटाइन है। एक्सेप्ट एस्टेटाइन दीज 4 आर कॉल्ड हैलोजेंस, FClBrI। हैलोजेंस का मतलब होता है ऐसी चीज जो सी वाटर के अंदर जाके बनाती है नमक, सॉल्ट बनाती है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 16 में आते हैं, ये कैल्कोजेन है, इसके अंदर आपके आएंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। और आई लिंक पे जाके आप देखना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखना, तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, मैंने सारा डिटेल उसके अंदर दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम ये कुल मिला के हैं, ये कैल्कोजेन है, ये और फॉर्म करते हैं, जैसे ये बनाते हैं सॉल्ट बनाते हैं, तो वैसे ये और बनाते हैं, और और बनाने की वजह से इनको कैल्कोजेंस कहते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें लेफ्ट टू राइट चलेंगे, अगर हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। एक्चुअल में ये पूरी पीरियोडिक टेबल में होता है। और इसके अंदर देखिए मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। एक पॉइंट और लिख सकते हो, ये कोवेलेंट कंपाउंड मेनली बनाता है, कोवेलेंट मेनली ये बनाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि ये कोवेलेंट कंपाउंड मेनली ये बनाते हैं, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए भैया, 2 ग्रुप तो हो ही गए आपके, 2 ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक में हम लोग आते हैं, तो डी ब्लॉक में सबसे पहले इनके लिए एक नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन का मतलब होता है मिडिल स्टेट। ये एस ब्लॉक इधर रखा हुआ है, फिर आपका किनारे पी ब्लॉक है और उसके बीच में होता है डी ब्लॉक। तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, इसीलिए टर्म इनके साथ ट्रांजिशन यूज़ होता है। ये दोनों डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपको पूरा 12th में पढ़ना होता है, जबकि एस ब्लॉक पूरा और पी ब्लॉक का कुछ हिस्सा आप 11th में पढ़ेंगे। देखिए ग्रुप्स टोटल इसके अंदर 10 है, ये नंबर लिखे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। टोटल मिला के ये 10 ग्रुप्स इसके अंदर होते हैं। सारे के सारे इसके अंदर मेटल होते हैं। ब्रिज बिटवीन केमिकली एक्टिव मेटल्स, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और उसके बाद अगर हम पी ब्लॉक में आ जाते हैं, पी ब्लॉक की शुरुआत के ग्रुप की बात करते हैं, तो 13 और 14 उसमें बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, तो उन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है और इसीलिए इनका नाम
ट्रांजिशन एलिमेंट है। कोई पूछे कि भैया ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहलाते हैं, तो आप बताना कि ये चूँकि इसके बीच में ये ब्रिज का काम करते हैं इसीलिए कहलाते हैं। कलर्ड आयन बनाते हैं, ज़्यादातर मोस्टली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी एक से ज़्यादा वैल्यू होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। पैरामैग्नेटिक होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वीकली रिपेल्ड होते हैं ये, और ये ज़्यादातर इनमें कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच कैन इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द रिएक्शन। बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए रिएक्शन के रेट को जो इन्हेंस कर दें उनको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक में जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो ये देखिए इनके अंदर की प्रॉपर्टी है। एक बात मैं यहाँ पर और आपको लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये 5वें नंबर पर, कि कुछ इसके अंदर एक्सेप्शंस भी होते हैं आफबाऊ कॉन्फ़िगरेशन के, जैसे कि क्रोमियम है, कॉपर है, वगैरह वगैरह, सब आपको एक्सेप्शनल केसेस में मिल जाएगा। आफबाऊ कॉन्फ़िगरेशन के सारे मैंने आई में दे रखे हैं और डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में एक ब्रीफ डिटेल हो गई। और अब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में आते हैं। ट्रांजिशन के अंदर से जो निकाले गए वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दीज आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर करता है। और अब इसमें ग्रुप्स की बजाय एक दूसरी चीज़ सामने आती है जिसका नाम होता है सीरीज़। तो ये दो सीरीज़ बनाते हैं। इसमें जो सीरीज़ बनती है वो ऐसे ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे दो सीरीज़ बनती हैं। मैं अगर आप पीरियोडिक टेबल की आपको एक डिज़ाइनिंग ज़रा दिखा देता हूँ, एक डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पीरियोडिक टेबल है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। और ये एफ ब्लॉक में ऐसे करके नीचे दो सीरीज़ दी गई हैं। ये लेंथेनाइट सीरीज़ है और ये एक्टिनाइट सीरीज़ है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एफ ब्लॉक है। मैंने बोला है कि इसमें दो सीरीज़ होती है, लेंथेनाइट सीरीज़ होती है। लेंथेनाइट सीरीज़ यहाँ पर ये लिखी हुई है। पहले टोटल मिला के 14 एलिमेंट होते हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक होता है। टोटल कितने एलिमेंट इसके अंदर होते हैं याद कर लेना आप इसको। टोटल एलिमेंट जो इनके अंदर होते हैं वो 14 एलिमेंट्स होते हैं। और एक्टिनाइट के अंदर भी टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। एक्टिनाइट सीरीज जो होती है वो थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक होती है, TH से लेकर LR तक होती है। इसके अंदर भी सारे के सारे मेटल्स होते हैं, यानी इसमें भी मेटल्स, इसमें भी मेटल, और एस ब्लॉक में भी मेटल। यानी इसको याद करने वाली बात है कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सारे के सारे मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल कहाँ पर है? पी ब्लॉक में रखे हुए हैं। मेटलॉइड कहाँ पर है? वो भी पी ब्लॉक में रखे हुए हैं। पी ब्लॉक में तीनों चीज़ें होती हैं, जबकि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स होते हैं। ये ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। वो कहाँ पर होते हैं? एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92। 92 के बाद वाले जो भी एलिमेंट होते हैं ये सारे के सारे एलिमेंट होते हैं आर्टिफिशियल, मैन मेड, इंसानों ने बनाया है उनको, और वो आर्टिफिशियल होते हैं। एंड एटॉमिक नंबर 93 से लेकर 92 के ऊपर वाले 93 एंड सो ऑन 118 तक के, ठीक है ना। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होते हैं बहुत सारे। और इनके अंदर एक बात और समझना है कि इनकी जो केमिस्ट्री है दैट इज स्टिल अनसर्टेन। और ख़ास तौर से जो ये एक्टिनॉइड सीरीज़ होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा ही अनसर्टेन होते हैं, उनकी केमिस्ट्री काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। और उसको बेसिकली जो स्टडी करते हैं वो फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। तो ये तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी। अब जो इस चैप्टर का आधा हिस्सा है उसका आखिरी पॉइंट पे हम लोग आ गए, और वो होता है nomenclature of elements having atomic number 100 or more, 100
या 100 के ऊपर वालों में। अच्छा हुआ क्या, उस समय हुआ ये कि रशिया अमेरिका और ये दोनों तड़ा उधर यूरोप भी लगी हुई थी, यूरोप कंट्री जो थी, और तो ये सब कंट्री लगी हुई थी अपनी अपनी रिसर्च में। और सब जब कोई नया एलिमेंट खोजा जाता था तो सब ढिशुम 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 टक्का मुक्की, ये तो मैंने बनाया, ये तो मैंने बनाया, ये बवाल होने लगा। तो कोई एक एक एलिमेंट पे 2-2 दावे 3-3 दावे होने लगे। कोई अपना एलिमेंट का सिंबल अपनी कंट्री के किसी साइंटिस्ट के बेसिस पर, नाम के बेसिस पर रख रहा है, कोई अपने कंट्री के किसी शहर के नाम पर रख रहा है। तो इस तरह के डिस्कशंस को ख़त्म करने के लिए IUPAC में रिकमेंड किया कि भैया एटॉमिक नंबर 100 और उसके ऊपर वालों के लिए हम एक ऐसे साइंटिफिक नेम दे रहे हैं। और ध्यान रखना कि अभी तक जो एलिमेंट है उसमें आप एक अल्फ़ाबेट यूज़ करते हो या 2 अल्फ़ाबेट यूज़ करते हो, यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए, शायद इसलिए भी कि 3 डिजिट के नंबर थे। इसके लिए हमको ये करना है कि जो हमारा डिजिट है और डिजिट के लिए एक प्रीफिक्स बनाया गया। डिजिट जैसे हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है 9, मैं थोड़ा पास में प्रीफिक्स लिख रहा हूँ। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वैड। द सीरीज इज डिफरेंट फ्रॉम द सीरीज रिलेटेड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद करिए वहाँ मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। नील, अन, बाई, ट्राई, क्वैड। क्वैड के बाद पेंट, पेंट के बाद हेक्स, हेक्स के बाद सेप्ट, सेप्ट के बाद ऑक्ट और ऑक्ट के बाद एन। ये नाम यूज़ किया गया। और अगर हमें कोई भी नाम बनाना होगा तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो ज़रा देखिए 1 0 0 का बनाना है। 1 का हमने लिया अन, 0 का हमने लिया नील, फिर 0 का हमने लिया नील और उसके बाद जोड़ दिया IUM, अनिल नीलियम। इसको एक साथ लिखा जाता है, इसमें गैप नहीं किया जाता है और इसको वन वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। मैं ऐसे लिख जरूर रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में ऐसे होगा नाम। जैसे मान लिया 101 बनाना है, 1 का हुआ अन, इसका हुआ नील, इसका हुआ अन और उसके बाद IUM, अन नील यूनियम। पढ़ना भी इसको कठिन है, अनिल यूनियम, 1 वर्ड लगे एक साथ खटाक से, अनिल यूनियम। और अब जैसे मान लीजिए हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 108 ले लेते हैं, तो ये हुआ अन, ये हुआ नील और 8 के लिए हुआ ऑक्ट और आगे हुआ IUM। एक साथ पढ़ेंगे तो अनिल ऑक्टियम। और जैसे हमारा हुआ 111 तो 1 अन और फिर IUM जोड़ दिया गया ताकि कुछ एलिमेंट का नाम लगे, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्टियम, रेडियम वगैरह। IUM से एंडिंग से लगने लगता है कि हाँ ये थोड़ा एक तो मेटल लगता है और दूसरी बात लगता है कि ये एक कोई एलिमेंट का नाम है। अन यूनियम, अन यूनियम। और लास्ट एलिमेंट जितना अपने यूनिवर्स का लास्ट एलिमेंट 118, इसका हुआ अन ऑक्टियम, अन ऑक्टियम। और इनके देखिए मैं सिंबल भी लिख के दे रहा हूँ। सिंबल फर्स्ट लेटर, जैसे इसका जो सिंबल है N है, अन का U है, इसका बाई B है, T है, Q P H S O E। अगर हमको इसका लिखना है सिंबल तो देखिए सिंबल मैं लिखता हूँ। 1 का हुआ अन का हुआ U और इसका हुआ नील, NN, इसका नाम हुआ UNN। मतलब उन बोला नहीं जाएगा, मजाक की बात है, UNN। अब अनिल यूनियम तो क्या लिखेंगे, UNU, मतलब उन्नू लिखना नहीं है, अनिल ऑक्टियम, UNO, अन U एक कैपिटल बना दो, 2 स्मॉल बना दो और उसके बाद अगर इसका सिंबल हमको लिखना है तो अन UO, ये इसका सिंबल हो गया। इस तरीके से एटॉमिक नंबर 100
और उसके ऊपर वाले एलिमेंट का हम लोग डिटेल इसमें करते थे। भैया इसका तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले ही लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पर। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो थोड़ा सा पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में, कि जो एलिमेंट्स होते हैं, चूँकि ये बस्ती है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो बस्ती होती है एलिमेंट्स की उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से बस्ती किसकी होती है? एलिमेंट्स की। और एलिमेंट्स में हमारी 3 कैटेगरी होती हैं, हालांकि मेनली 2 कैटेगरी है, मेटल और नॉन मेटल। मैं यहाँ पे नीचे बीच में लिख दे रहा हूँ छोटा सा लाल लाल से, मेटलॉइड्स। एक कैटेगरी मेटलॉइड्स भी होती है। मेटल्स की संख्या ज़्यादा है, तकरीबन 80%, अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ टोटल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आर metals. So that's right here, more than 78%, ये फिगर याद रखिएगा, according to NCERT of all known elements are metals। तो metals के नंबर ज़्यादा हैं। और S ब्लॉक और D ब्लॉक और F ब्लॉक, 3 ब्लॉक याद कर लेना। S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, इसके अंदर सारे के सारे मेटल्स हैं, सारे मेटल्स हैं। जबकि P ब्लॉक की अगर हम बात करें तो P ब्लॉक मैंने बताया इंडिया की तरह है, इसके अंदर मेटल भी है, इसके अंदर नॉन मेटल भी है और इसके अंदर मेटलॉइड भी है। इनफैक्ट इसी के अंदर मेटलॉइड और नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ मेटल है। ठीक है। फिर मेटल्स की कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं कि जैसे सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर। मेटल को अगर हम देखें तो वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स एंड नॉट द सब्सटेंसेस। सो मेटल्स रूम टेम्परेचर पर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है मरकरी। आप जानते हो मरकरी को, थर्मामीटर के अंदर होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। गैलियम मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन है ये, यानी करीब 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जैसे ही होगा तो ये भी मेल्ट होने लगेगा। और सीजियम जो होता है, ये सीजियम है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट 302 है। तो जैसे मरकरी तो सभी याद रखते हैं, लेकिन मरकरी के अलावा हमको Ga और Cs भी याद रखना चाहिए। Ga और Cs यानी गैलियम और सीजियम भी हमको याद रखना चाहिए विद मरकरी। ये आपके सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। बाकी जो सॉलिड्स होते हैं हमारे रूम टेम्परेचर पे सारे के सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स में मरकरी है, गैलियम है, सीजियम है, ये आपके मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मेल्ट होने लगेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक डिफरेंस नज़र आएगा। अब आगे हम इसको बढ़ें आगे, तो अगर हम आगे इसको लेके चलेंगे तो अब आप देखिए मेटल्स मोस्टली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो मजबूत होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। ये मैलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है इनके वायर बनाए जा सकते हैं। दीज कैन बी ड्रॉन एंड वायर, जैसे हम सिल्वर वायर बना सकते हैं, कॉपर वायर बना सकते हैं। और ये मैलिएबल होते हैं, यानी कि हैमरिंग करेंगे पीट के ये चद्दर बन जाती है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये मैलिएबल होते हैं। तो मैलिएबल और डक्टाइल इनकी प्रॉपर्टी होती है मेटल की। आपने छोटी क्लासेस में ये सब टर्म पढ़े होंगे। मेटेलिक लस्टर होती है, कुछ बातें मैंने नई भी लिखी हुई हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट बोरॉन एंड कार्बन। ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शुरू हो गई। ज़्यादातर ये सॉलिड होते हैं या फिर गैसेस होते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में ये नहीं दिखाई पड़ते हैं। और नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और ये ब्रिटल होते हैं। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये मेटलॉइड्स हैं, या इनको कभी कभी सेमी मेटल भी कहते हैं। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच की कड़ी है। और आपको ये 6 जो लिखे हुए हैं आपको ये याद कर लेने चाहिए। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, these are
नॉन मेटल्स, वो मेटलॉइड्स। ठीक है, अगर हमें पीरियोडिक टेबल में हम अगर पीरियोडिक टेबल जैसे ये हमारी ऐसे पीरियोडिक टेबल होती है, ऐसे ये होती है, ठीक है ना। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में इधर से एंट्री करते हैं तो पहले हमको पहले हमको मेटल मिलते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं तो फिर हमको नॉन मेटल मिलते हैं, फिर यहाँ पर आगे जाके इस पी ब्लॉक में एक हिस्सा होता है जहाँ पर हमको मेटलॉइड्स भी मिलते हैं। यहाँ पर वैसे पी ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो ऐसे आपको बुक में देखिए खोल के इस तरह की सीढ़ियाँ मिलेंगी, ठीक है ना। मैं इधर बना देता हूँ। जब आप पी ब्लॉक, ये मैं पी ब्लॉक दिखा रहा हूँ, पी ब्लॉक में आप देखोगे तो आपको ऐसे स्टेयर्स टाइप की बनी मिलेंगी। तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इन हिस्सों में आपको यहाँ पर ये सब मेटलॉइड्स दिखाई पड़ते हैं। ध्यान से आप इस बात को समझिए। आप एक बार ओपन करिए अपनी बुक और उसमें देखिए ये जो मैंने बनाया है ये मैं बना रहा हूँ पी ब्लॉक, और इस पी ब्लॉक के अंदर आपको ये जो हिस्से हैं सीढ़ियों में ऊपर और नीचे के हिस्से वो आपके मेटलॉइड्स हैं। इसके इस तरफ आपको मेटल मिलेगा इस तरफ, और उस तरफ आपको नॉन मेटल मिलेगा। मतलब इधर मिलेगा आपको नॉन मेटल और इस तरफ आपको मिलेगा पूरा हिस्सा मेटल का। तो ये आपके बारे में, इसके बारे में डिटेल थी अबाउट मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। उसके बाद अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे कि जो कॉन्फ़िगरेशन पीरियड वाइज और कॉन्फ़िगरेशन जो है ग्रुप वाइज। देखिए ये जो मैंने पॉइंट अभी लिखे थे ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं और ये ज़रूरी है आपके लिए, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी उठा के टिप दिया और आप लोगों को उसको बता दिया, क्योंकि बेटा बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को लेकर चलना, उसके बिना आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अब मैं जो आगे बढ़ता हूँ वो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। देखिए 7 पीरियड है। जो फर्स्ट पीरियड है उसमें आपको जो हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी n की वो 1 मिलेगी फर्स्ट पीरियड में। और अगर हम सेकेंड पीरियड में आएंगे तो हाईएस्ट वैल्यू n की जो मिलेगी वो 2 मिलेगी। और जब हम थर्ड पीरियड में आएंगे तो हमको हाईएस्ट वैल्यू n की मिलेगी वो 3 मिलेगी, और एंड सो ऑन हम कह सकते हैं, क्योंकि सब में यही होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक पीरियड में एक शेल, मतलब एक पर्टिकुलर शेल होता है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एटसेट्रा पीरियड have total number of shells as 1, 2, 3 and so on। पहले शेल में एक, पहले पीरियड में पहले एलिमेंट में एक शेल, दूसरे में 2 शेल, तीसरे में 3 शेल, चौथे में 4 शेल। तो पीरियड वाइज ये खेल होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम आ जाएं ग्रुप में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। सेम वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, आप किसी को भी देखेंगे तो सेम आपको वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। जैसे चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ग्रुप 1 लेके चलता हूँ। तो जैसे हमारा लिथियम है तो ये होता है तुम्हारा 2, 3 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आया 1s2, 2s1। उसके बाद हमारे सोडियम 11, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये 19 हुआ, ये 37 हुआ, ये आपका हुआ क्या कहते हैं 85, नहीं इसमें जोड़ोगे 18, 55। और उसके बाद ये हुआ तुम्हारा जाके 55 में जोड़ा हमने क्या कहते हैं 32।
तो ये आ गया हमारा 7 और 8 87 आ गया। ये कुल मिला के अगर ये हम लोग लेके चले इन कॉन्फ़िगरेशंस को तो हमारा इसमें लास्ट में आएगा 3s1, इसमें लास्ट में आएगा 4s1, इसमें लास्ट में आएगा 5s1, इसमें आएगा 6s1, इसमें आएगा 7s1। यानी कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई कि सभी के लास्ट में जो एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है आपको, वो नज़र आ रही है s1। सबके लास्ट में आपको s1 नज़र आ रहा है। ये अब किसी भी ग्रुप से रिलेटेड है, आप किसी भी ग्रुप में जाओगे तो जो लास्ट वाला शेल होगा वो आपको सेम मिलेगा। पीरियड में जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल सेम मिलेंगे, किसी भी पीरियड में जितने एलिमेंट होंगे सबके अंदर सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे, या सबके अंदर हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इस तरीके से सीक्वेंस में होगा। बट इन केस ऑफ ग्रुप, all elements present in any given group will have same valence shell और same valence shell configuration। अब इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि जो एलिमेंट्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी। अब केमिस्ट्री का मतलब ही है स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। तो अगर हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो इधर से इधर जाने में क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर से नीचे आने में क्या फ़र्क पड़ता है, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। मतलब कहानी इसमें कुछ ऐसी चलती है कि जैसे इधर से इधर जाएंगे और ऊपर से नीचे जाएंगे। अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो मतलब कि हम एक किसी पीरियड में जा रहे हैं, और हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मतलब किसी ग्रुप में जा रहे हैं। तो ये पीरियोडिक ट्रेंड होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स में। आप जैसे जानते हो कि प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल होती हैं और प्रॉपर्टीज़ केमिकल भी होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, विस्कोसिटी है, इस तरह की तमाम चीज़ें आती हैं। मेल्टिंग फिज़िकल प्रॉपर्टी के अंदर आपकी बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी है, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ये जो प्रॉपर्टी आप इधर लिखी हुई है, अभी मैं आप इस पे आऊँगा, तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ये ज़्यादा फिज़िकल यहाँ पर मेनली हम लोग को डिस्कस यहाँ पर करनी होंगी। फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है वैलेंसी, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है रिएक्टिविटी, ठीक है। जैसे कोई एसिड है तो एसिड की बेस के साथ रिएक्टिविटी, हम एसिडिक कैरेक्टर इसके अंदर ले सकते हैं, हम बेसिक कैरेक्टर ले सकते हैं। ये सब हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब है कि किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाना। पीरियड का देखो, पीरियड का मतलब होता है, पीरियड में जाने का मतलब होता है कि हमें लेफ़्ट टू राइट जाना, और ग्रुप का मतलब होता है हमको टॉप टू बॉटम जाना। तो उस क्रम में, उस ऑर्डर में जाने पर उसके अंदर क्या चेंजेस होंगे, वो या तो इंक्रीज होगी या फिर वो डिक्रीज होगी। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इफ वी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट प्रॉपर्टी इंक्रीजेज, सो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इट विल बी सर्टेनली डिक्रीज्ड। अगर इधर से इधर जाने पर इंक्रीज हो रही है तो ऊपर से नीचे आने पर ज़रूर डिक्रीज होगी। इधर से इधर जाने पर डिक्रीज हो रही है तो ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होगा, यानी एक के साथ एक फ्री मिलता है। सो फोकस ऑन वन पॉइंट, एक पॉइंट पर आप फोकस करिएगा, उससे आपको दूसरे पे भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो आपकी इधर चीज़ हो गई। अब बात जो यहाँ पर ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ में रेपिटेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी। व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी? इफ़ वी अरेंज, ध्यान से सुनिए, इफ़ वी अरेंज वेरियस एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल वी सी सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़, और वो आपको ग्रुप मिलने लगेंगे। यू विल गेट ग्रुप्स and in a given group elements have similarity in their properties। तो ये periodic properties की definition है। These are properties of elements which have regular increase
रेगुलर इंक्रीज और डिक्रीज along a period or group of periodic table. Some of them are listed below. ये है जो आपको पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में सीधे सीधे तौर पर हैं। एटॉमिक रेडियस है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये चार चीज़ें आपके सामने क्लियरली आ रही हैं। इन चार चीज़ों को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। अभी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिया होगा आप लोगों ने, पीछे फ्रेम में जाके ले सकते हो, पूरा बोर्ड खाली मैंने किया था। अच्छा, अब देखिए, जैसे अब मान लीजिए ये हमारे सामने ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में एक एक के बारे में हमको समझना है। ठीक है, मैं चीज़ों को, मैं अपने वीडियोस को टफ नहीं करना चाहता हूँ। इन वीडियोस का मकसद है इनका मकसद है एकेडमिक लेवल की प्रिपरेशन आपके लिए करना। अब आप देखिए, इन चारों प्रॉपर्टी के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और वो होल्ड करता है इलेक्ट्रॉन्स पर। मतलब कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस हैव होल्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। ठीक है, फिर मैं सरल करके इसको लिख रहा हूँ, पावर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और पॉपुलर है ये इस फॉर्म में ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इसकी जो मतलब इसका जो टर्म है ENC के नाम से ये पॉपुलर है। अब देखो ENC पे कौन कौन से फैक्टर होते हैं। ENC डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ये जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो क्या है, तो एक तो देखिए आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। जितने ज़्यादा प्रोटॉन उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो सकता है। दूसरे नंबर पे ये आपके रेडियस पे डिपेंड करते हैं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है। और तीसरे नंबर पे नंबर ऑफ इनर शेल पे डिपेंड करते हैं। और ऑल और इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट देखा जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स, इन तीन फैक्टर के बेसिस पर ये कंक्लूड किया गया, इट वॉज कंक्लूडेड दैट, और ये कंक्लूजन बहुत क्रूशल है। ये देखिए मेरा स्टाइल है, या मैंने लिख दिया ENC, ये हमारा पीरियड है लेफ़्ट टू राइट, और ये हमारा ग्रुप है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो ये वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस की पावर मजबूत होती है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मजबूती से पकड़ता है ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भैया सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको ना, तभी तो मज़ा आएगी। अच्छे वीडियो ला रहा हूँ, पूरा चैप्टर ला रहा हूँ, फुल चैप्टर ला रहा हूँ। एक चैप्टर में ऑलरेडी ला चुका हूँ और मैं लाइव क्लासेस भी लेके चल रहा हूँ आपको 10 बजे से 10 PM टू 10:30 PM। फर्स्ट चैप्टर में लाइव ले रहा हूँ, लाइव क्लास ले रहा हूँ, और ये टर्न 2, 4, 6 रहता है डेज। आज आपको इसकी क्लास मिलेगी। फर्स्ट चैप्टर हमारा रनिंग पर है,
ओके, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको ईएनसी के साथ कनेक्शन दे रहा हूँ, मैं चित्र को चैप्टर को आपका सरल कर रहा हूँ। ये बुक में नहीं दिया मिलेगा, ये चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ईजी करके मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। बहुत सारा बुक में तो बहुत ढेरों डिटेल दिया हुआ है, एक एक प्रॉपर्टी के लिए एक एक अलग अलग वीडियो बनेगा, तब मजा आएगी। अब एक ही वीडियो में मैं चाहता हूँ आपको पूरा चैप्टर सिखाना, तो इसमें थोड़ा सा तो आपको वो करना पड़ेगा। अब देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए एक हमारा आईई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और ईएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो सॉरी ईजीई यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ईएन लिख देता हूँ मैं। ये तीनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। एक चीज़ तो ये आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए आईई है आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, और ईजीई है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और ईएन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैं अगर इसी को आगे बढ़ के बना दूं कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो ये अब हमारा ये पूरा पॉइंट बन जाता है। पॉइंट क्या बन जाता है, कमाल की आपकी चीज़ बन जाती है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो क्या कहना, वाह, ईजिली आप इसको तैयार कर लीजिए। आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ईएन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ईएनसी के, जबकि रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इनको तीनों के आपको पीरियोडिक ट्रेंड बता दूं, पीरियोडिक में ट्रेंड आपको बता दूं, तो अब आप देखना ज़रा ध्यान से। अब मैं एक पहला बना रहा हूँ, इधर से इधर, ऊपर से नीचे, और यहाँ पर मैंने लिख दिया आईई, ईजीई एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अब पीरियड में ये देखिए पीरियड है, और ऊपर से नीचे ग्रुप है। तो चूंकि ये सारी प्रॉपर्टी ईएनसी के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, इसलिए ये सब चीज़ें इधर से इधर जाने पर इंक्रीज होती हैं और ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होता है। मतलब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होगी, और ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी हो चाहे जी हो, ये सब चीज़ें ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज और इधर से इधर जाने पर इंक्रीज होंगी। और अगर हम एक ट्रेंड रेडियस के लिए बना लें, ये देखिए ये मैं बना रहा हूँ रेडियस के लिए, देखिए ये पीरियड हुआ, ये आपका ग्रुप हुआ, ये हो गया रेडियस। हर तरह के रेडियस, 4 तरह के रेडियस होते हैं, सभी में ये ट्रेंड लागू होता है। तो इधर से इधर अगर हम जाएंगे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इधर से इधर जाएंगे तो ईएनसी बढ़ता है, क्योंकि ईएनसी जो है लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब है ये वैल्यू डिक्रीज होगी, तो रेडियस डिक्रीज होता है, और ऊपर से नीचे आने पर रेडियस इंक्रीज होता है। ये देखिए आपके लिए बोर्ड में मैंने पूरा इस चैप्टर की फ़िलहाल समरी बता दी। अब हम लोग आगे एक एक करके एक एक प्रॉपर्टी को लेके डिटेल में चलेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। आयनाइजेशन इंथैल्पी, इसको हम डेल्टा HI से डिनोट करते हैं। पहले कुछ भी समझने के पहले ज़रा इंथैल्पी का मतलब समझते हैं। इंथैल्पी जहाँ पर भी आपको लिखा दिखे उसका मतलब आप समझना इंथैल्पी चेंज, ठीक है ना, डेल्टा H। और जो डेल्टा H होता है वो इक्वल होता है QP के।
मतलब इंथैल्पी चेंज जो होता है, ये जो आपको QP दिख रहा है, इट इज़ सिंपली हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। ये हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है QP। तो डेल्टा H अगर कभी बोला जा रहा है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो मतलब हीट ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी का मतलब है इंथैल्पी चेंज, यानी प्रोडक्ट की इंथैल्पी और रिएक्टेंट की इंथैल्पी के बीच का फ़र्क। डेल्टा H बराबर H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट। आपको और कुछ नहीं समझना है, ये समझना है कि ये इंथैल्पी का मतलब हीट से होता है, एनर्जी से होता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी कि कोई भी, इट इज़ द एनर्जी, पहली बात तो ये एनर्जी है, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इस पे फोकस करिएगा टर्म को। आइसोलेटेड हो, कोई बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए और गैस की फॉर्म में होना चाहिए, उसके बीच में वो उसका किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट का मतलब इसकी जो नेटिव स्टेट है, इसमें कोई बाहर से इसको एनर्जी नहीं मिली हुई है, ये नॉर्मल अपनी स्टेट में है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया कि डेल्टा HI है इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी लिथियम की है 520 किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल, इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल लिथियम अगर है और उसको हम अगर Li+ में कन्वर्ट करेंगे तभी तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इस प्रोसेस में जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू होगी 520 किलो जूल। 520 किलो जूल इसकी वैल्यू होगी कि 520 किलो जूल अगर एनर्जी होगी तो इसका मतलब ये होगा कि एक मोल के लिए, एक मोल का मतलब आपको मालूम होना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल एटम्स। अगर इतने एटम्स से आप सभी एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इस प्रोसेस में टोटल इतनी एनर्जी आपकी खर्च होगी, ठीक है। वैसे इसको आयनाइजेशन इंथैल्पी है, इसके लिए हम लोग ऐसे एक एक्सप्रेशन बना देते हैं। जैसे हमने ये लिख लिया, ये हमारा कोई एटम है, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, अभी भी ये गैसियस रहा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाला। ये जो डेल्टा H होगा यानी इंथैल्पी में चेंज होगा, इस प्रोसेस के लिए जो इंथैल्पी में चेंज होगा उसी को कहेंगे हम इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी। बट एटम शुड बी गैसियस एंड शुड बी इन आइसोलेटेड फॉर्म। Now move on, factors affecting ionization enthalpy. There may be more than these three factors, but in my opinion these are the three important factors और बाकी सब फैक्टर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। पहली चीज़ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ENC के, इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर ये घटता है। अगर हम यहाँ पर आपको एक पीरियोडिक ट्रेंड दिखाएं तो इधर से इधर जाने पर ये इंक्रीज होगा और ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट IE, आयनाइजेशन इंथैल्पी। लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होगा। कोई अगर पूछ दे कि भैया ऐसा क्यों होता है, वाई सो, तो आप बताओगे क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इधर से इधर जाने पर इंक्रीज होता है। कोई अगर आपसे पूछ ही दे तो आप क्या बताओगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इधर से इधर जाने पर इंक्रीज होता है और ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होता है। तो इसीलिए ये इसके अंदर असर होता है। सेम ट्रेंड मिलता है जो ENC में होता है वही होता है IE में। रेडियस की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन इंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के होती है। भैया न्यूक्लियस से जितनी दूर होगा इलेक्ट्रॉन उसको निकालना उतना इजी होगा, R ज़्यादा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी कम, R कम तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। यानी इलेक्ट्रॉन पहले सेल में है तो ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, दूसरे सेल में है तो जोर कम लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से एटम की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, यानी जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ता जाएगा आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाएगी। और उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है वो शील्डिंग इफेक्ट है और स्क्रीनिंग इफेक्ट है। देखिए एक न्यूक्लियस है,
उसके बाद एक आपका आखिरी शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है जिसको हमको निकालना है। अब न्यूक्लियस और आखिरी शेल, लास्ट शेल के बीच में कुछ और शेल्स भी होते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है या इससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो बीच वाले इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं अपने उन इलेक्ट्रॉन्स को। मैं आपको इसको समझा रहा हूँ ज़रा शील्डिंग इफेक्ट को। शील्डिंग इफेक्ट का भी असर पड़ता है, जितनी ज़्यादा उसके बीच में लेयर बढ़ती जाएंगी उतना जो है शील्डिंग इफेक्ट कम होता जाएगा, ठीक है। तो उतना ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। इस बात को ज़रा आप समझिए। ये आपका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इस समय सोडियम की, ठीक है, मैं सोडियम की बात कर रहे हैं। अगर हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो उसमें हमको ये 281 मिल गया। अब ये वो वाला हमारा इलेक्ट्रॉन है जो हमको निकालना है, और ये दोनों हैं इनर शेल, और यही पैदा करते हैं, यही काम करती है शील्ड का। न्यूक्लियस बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन की जो लेयर है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचने से बचाता है, बल्कि ये इसको धकेलता है, अपने से दूर करता है। तो इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये आपका आयनाइजेशन इंथैल्पी से रिलेटेड आपका डिटेल हुआ। एक चीज़ और इसमें मैं बताऊं जो मुझे एनसीईआरटी बुक में नहीं दिखती है, वो है सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी। एक टर्म थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लो। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब कुछ नहीं है इसमें। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन। अब भैया किसी एटम है, अब मान लो हम बात करें एल्युमिनियम की, 13 इलेक्ट्रॉन है। अब हम उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालें तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या जो एंथैल्पी चेंज होगा वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी, ठीक है ना। इसको हमने लिख लिया जैसे IE1, इसको लिख लिया हमने IE2, इसको हमने लिख लिया IE3 एंड सो ऑन। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, तीसरे के लिए और ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप निकालते जाओगे न्यूक्लियस पावरफुल होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ऑन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन ENC इंक्रीज होने लगेगा, इंक्रीजेज, सो IE ऑल्सो इंक्रीजेज। यानी जो बात हमारे सामने आई वो ये है कि IE1 से बड़ा है IE2, IE2 से बड़ा है IE3 एंड सो ऑन। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 100 रुपये खर्च किए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 250 रुपये खर्च किए 250, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 500 रुपीज़ खर्च किए। जैसे जैसे अब इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये समझने के पहले आप देखिए एक बात समझिए कि IE एंड EGE आर अपोजिट with respect to each other। आप थोड़ी देर के लिए ज़रा एक कहानी सुनिए। मैं बात करता हूँ, मान लिया कार्बन का 6C12 है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। अभी ये न्यूक्लियस है छोटा सा, इस पे चार्ज है +6 यूनिट का, क्योंकि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है तो +6 यूनिट का चार्ज होगा। उसके बाद ये हमारा पहला शेल है, ये हमारा दूसरा शेल है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ये मैंने आपको कार्बन का सिस्टम में दिखा रहा हूँ। अब हमें करना क्या है, हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं बाहर।
एक सिचुएशन ये है, इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस से जुड़ा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये हमारा एटम है और इससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। हम गए और हमने उसको निकालने की कोशिश करी तो पाया कि अरे यार ये तो पकड़े हुए, ओह ताकत लगा रहा हूँ, निकल नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए। तो फिर हमने और ज़ोर से ताकत लगाई और फिर हमने देखा कि कम से कम कितना ज़ोर लगाना पड़ा, मिनिमम कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो प्रोसेस हमारा होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है कि डेल्टा एच की वैल्यू होगी पॉजिटिव। डेल्टा एच की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी पॉजिटिव जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये हो गया हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब दूसरी बात, अब हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है और इसको हम इसके शेल में डालना चाहते हैं। ये जो टर्म हुआ ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड है। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, एटम से, न्यूक्लियस से खींच के उसको बाहर निकालना है। और इलेक्ट्रॉन गेन मतलब जुड़ना, तो जब गेन होगा तो इलेक्ट्रॉन हम उसको ऐड करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, प्रोसेस उसी को बोलते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें हम हीट सप्लाई करते हैं। और इस प्रोसेस में उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू आएगी नेगेटिव। यहाँ पर हीट कंज्यूम होगी, हमको देनी पड़ेगी सिस्टम को, और यहाँ पर हीट रिलीज्ड होगी। ओके, यहाँ पर हीट रिलीज्ड होगी। तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ईजीई के बीच में क्या कनेक्शन है। फिलहाल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, an electron is added in an atom, in an isolated gaseous atom। जब हम किसी isolated gaseous atom में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इस प्रोसेस में जो भी इंथैल्पी चेंज होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, और इसमें हम डिनोट करेंगे डेल्टा एच ई जी, इसका सिंबल होता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, देखिए वन एन इलेक्ट्रॉन इज, एक टर्म ये ध्यान दीजिए, एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, द एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईजीई। देखिए ये मैंने दो यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की -349, देखिए ये मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, तो ये हमारा सारे एलिमेंट में नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा एनर्जी क्लोरीन में रिलीज़ होती है, तो उसके बाद ये हमारा सारे एलिमेंट में नंबर 2 पर है। जहाँ तक इसको एक इक्वेशन बनाने की बात है, तो जैसे हमने बी ले लिया, आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बी माइनस, ये भी गैसियस होगा, और इस प्रोसेस में जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो होगा एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, वहाँ पर जो यहाँ जो प्रोसेस होगा वो होगा एक्सोथर्मिक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एनर्जी है और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी एनर्जी है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको एक बात और बता रहा हूँ कि किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है और फिर इनका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। देखो वैसे तो फैक्टर इसमें बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मेन जो मैं फैक्टर आपको बता रहा हूँ जो इफ़ेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, और वो फैक्टर है हमारा ENC। ठीक है, ENC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EGE, डेल्टा HEG मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ENC। और इसीलिए इधर से इधर हम जाएंगे, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो इधर इधर जाने पर वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है, और ऊपर से नीचे आने पर वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है ना, तो ये एक हमारा टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कितना नेगेटिव है। आयनाइजेशन एंथैल्पी से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कितना पॉजिटिव है। तो ये एक इन दोनों के बीच में एक फ़र्क होता है। अब एक इसी से मिलता जुलता बिल्कुल टर्म है, उसको हम कहते हैं
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यूज़ आपको मिलेगा अलग चैप्टर में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। इसको डिनोट करते हैं एक्स से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो टेंडेंसी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। सो इट इज रिलेटेड विद कंबाइंड स्टेट। और जो वाइल जो हमने अभी बनाया था आयनाइजेशन एंथैल्पी and EGE are related with isolated state, मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं करें। तो ये दोनों में एक चीज़ में फ़र्क है, ये दोनों एनर्जी थी जबकि ये टेंडेंसी है। किस किस पे ये डिपेंड करता है? तो जो X होता है मेनली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जो X होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो इसकी वजह से इधर से इधर आइए, ऊपर से नीचे आइए, यहाँ पर मैंने लिख दिया X मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हमारा पीरियड है और ये हमारा ग्रुप है। तो यहाँ से जब इधर से हम इधर जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज होगी। और अब एक मेरा भैया डायलॉग भी सुन लो, मेरे पास डायलॉग भी। तो देखिए डायलॉग मेरा ये है कि आपका फेवरेट तो है आईफोन और कुदरत का फेवरेट है एच फोन। अब एच फोन में आप एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कनेक्शन है, लेकिन मैं इस कनेक्शन में फ़ोन निकाल लेता हूँ। ये सारे एटम में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, ये मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट और ये मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 4.0, 3.5 और 3.0, ये आपके टॉप 3 हैं। इनको मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ये आपका क्या है? ये आपके हैं टॉप 3, मतलब सारे एलिमेंट में नंबर 1 पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में फ्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4। फिर ऑक्सीजन है, उसकी वैल्यू होती है 3.5, 4, 3.5 एंड 3.0, ये तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बाकी आप पीरियोडिक टेबल लर्न करके इधर से इधर और ऊपर से नीचे जाके उस ट्रेंड से आपको सिर्फ कंपेयर करना है। आपके लिए वैल्यू उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कंपैरिजन। तो इधर से इधर चलेंगे तो इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज होगा। और ये 3 वैल्यू आप याद कर लीजिए। अमंग ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन इज नंबर 1, ऑक्सीजन इज नंबर 2 एंड नाइट्रोजन इज नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एक और मेरा डायलॉग सुनिए, सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा अनाड़ी और सबसे बड़ा ये और सबसे बड़ा वो, दुनिया भर की चीज़ें आपने पढ़ी। नंबर 1, कुली नंबर 1, खिलाड़ी नंबर 1। वैसे ही भिखारी नंबर 1, भिखारी नंबर 1 या सबसे बड़ा भिखारी वो है फ्लोरीन। ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, किसी को भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। और ये हमारा था पॉइंट नंबर 3। ये मिलता जुलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से। बस फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है एनर्जी, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं इस वीडियो के आखिरी फेज़ में। आखिरी फेज़ का मतलब है कि ये हमारा आखिरी टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के बाद आपको
केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ट्रेंड है, वैलेंसी में ट्रेंड है, रिएक्टिविटी में ट्रेंड है, वो उसमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टी परफेक्टली मेरे हिसाब से वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। और उनके बारे में हम लोग तब पढ़ें तब हमको अच्छा लगेगा जब हम आगे के चैप्टर से, चौथा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग वाला है, तो वहाँ पर आप जाइए तो वहाँ पर वैलेंसी को पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लिखिए, तो वहाँ पर आपको दूसरा मज़ा आता है। तो आपको इस टॉपिक के बाद बुक में कुछ और टॉपिक नज़र आएंगे, लेकिन यकीन मानो कि उन टॉपिक का सीधा सीधा कनेक्शन इस चैप्टर से नहीं है। उनको यहाँ पर इसलिए रखा गया है कि बुक इसी तरीके से लिखी जाती हैं, लेकिन पढ़ाया केमिस्ट्री को दूसरे तरीके से जाता है, तभी आपको अच्छे से समझ में आता है। तो बात करेंगे हम एटॉमिक साइज़ की, रेडियस की। एटम को आप बॉल की तरह मान लीजिए, कोई छोटा है, कोई बड़ा क्लाउड है, कोई और बड़ा क्लाउड है। तो डेफिनेशन को अगर मैं एक थ्योरेटिकल वे में मैं लिखूं तो जैसे मान लिया ये हमारा एक न्यूक्लियस है और उसके बाद ये हमारे शेल है, तो भैया अगर इसका रेडियस निकालना है तो ये दूरी हो गई रेडियस। तो इसी पॉइंट पर लिखा है इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। देखिए डिस्टेंस है किसके बीच में, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए और वैलेंस शेल होना चाहिए। ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन हुई, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। एटम बहुत छोटा होता है, उसको लेना, उसको किसी चिमटी से पकड़ना, उसके बाद उसकी वैल्यू नापना, हम इंसानों की औकात के बाहर की चीज़ है। फ़िलहाल हमारे पास में वो तरीके नहीं हैं, तो इसको इनडायरेक्टली लेने के लिए वी आर यूजिंग 4 डिफरेंट टाइप ऑफ, लिखा है मैंने, फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। दिस इज एक्चुअली थ्योरेटिकल डेफिनेशन, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 4 डिफरेंट टाइप के रेडियस। इसमें एक है कोवेलेंट रेडियाई, एक है वैन डर वाल्स रेडियाई, एक है मेटेलिक रेडियाई और एक है आयनिक रेडियाई। ये डिफरेंट केस के लिए आपके काम में आते हैं। मैं आपको ज़रा सा समझाता हूँ इसको। ये जो पहला वाला हमारा टाइप लिखा हुआ है कोवेलेंट और दूसरा जो लिखा हुआ है वैन डर वाल, पहली बात तो मैं समझा दूँ कि ये दोनों जो रिलेटेड हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड से रिलेटेड है। दुनिया में कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड 2 होते हैं, तो ये रिलेटेड है कोवेलेंट कंपाउंड से और ये रिलेटेड है चौथे नंबर वाला आयनिक कंपाउंड से, इसको बोलते हैं आयनिक रेडियस। और ये जो मेटेलिक वाला है ये रिलेटेड है मेटल से। तो पहले तो आप मतलब समझ लीजिए, जैसा केस वैसा आपको निकालना है। दूसरी बात है कि इन रेडियस का इन जनरल मतलब जो होता है, इन जनरल मतलब ये होता है कि जैसे 2 नियरेस्ट पार्टिकल हो, ये आपके 2 नियरेस्ट पार्टिकल हैं और इनके बीच की जो दूरी है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसको हमने मान लिया d। तो रेडियस जो होगा हमेशा इसका हाफ होगा। आप कोई भी डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो आपको उनमें सब में ये चीज़ आपको हाफ मिलेगी। ध्यान रखना, 2 नियरेस्ट पार्टिकल उनके बीच की डिस्टेंस d है, तो r बराबर होता है d/2 हमेशा। इन ऑल दीज केसेस इट इज सिंपली हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट पार्टिकल्स। रेडियस की अगर सभी एक जनरल डेफिनेशन हम बनाएं, एक अगर मैं आपको जनरल डेफिनेशन बनाऊं तो हम क्या लिखेंगे कि रेडियस इज हाफ of the distance between nucleus of 2 closest particle, किसी भी केस में, ठीक है ना। ये 4 तरह के आपको रेडियस मिलते हैं। मेटेलिक में और आयनिक में डेफिनेशन काम में आती है। मैं कोवेलेंट और वैन डर वाल आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन होता है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, ये आपका एक बॉन्डेड एटम हो गया, फिर ये इसका पड़ोसी एटम हो गया, इसका पड़ोसी एटम हो गया। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट H2। मान लो ये H2 है, ये H2 है, ये H2 है। अब H2 का आप सैंपल लोगे तो आपको एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा मॉलिक्यूल, फिर तीसरा मॉलिक्यूल। अब ये दोनों एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। अब आप देखो, ये वाली जो दूरी है दिस डिस्टेंस,
मैं आपको ऊपर यहाँ पर लाल से बनाऊंगा, ये देखो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपकी, यहाँ पर मैं नीचे भी बना के दिखा रहा हूँ आपको सेम डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस मैं बना के दिखा रहा हूँ इसको हम बोलेंगे DC। तो RC बराबर होगी DC/2, ये हमारा कोवेलेंट रेडियस है, यानी कि जो दो बॉन्डेड एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। दीज आर टू बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड एटम के बीच की दूरी निकालो, डिस्टेंस निकालो, उसका हाफ कर दो। जबकि अब वेंडर वॉल का मतलब क्या है, वेंडर वॉल का मतलब देखो इस डिस्टेंस से आप दो अगल बगल वाले मॉलिक्यूल ले लो, देखो ये जो दूरी है, ये जो दूरी आ रही है, दिस डिस्टेंस, ये दूरी, इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड DV। तो जो दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल हैं, उनके जो दो नियरेस्ट एटम्स हैं, उनके बीच की न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ वो होता है RV। RV का मतलब होता है DV/2 एंड इट इज क्लियर फ्रॉम हियर दैट RV इज ऑलवेज ग्रेटर देन RC। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल के पूछिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।